अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेक्शन बी को, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 से जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है डेंसिटी एंड वॉल्यूम, यानी इन सवालों में हमें डेंसिटी और वॉल्यूम फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। पहले हम इसको रीड करते हैं। लिखा हुआ है अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स। एक वुडन पीस है जिसको डिफरेंट शेप्स में डिज़ाइन किया जा रहा है। टेक लेंथ, अब यहाँ पर आप इसकी लेंथ दे सकते हैं। तो लेंथ यहाँ पर रेडियस के बराबर है जो कि 2 मीटर दी हुई है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इस शेप का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट शेप्स दी जा रही है। वुडन पीस की एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट शेप्स हैं। सबसे पहले स्फीयर, फिर क्यूब, देन सिलेंडर, देन पिरामिड। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, ये हम बहुत कॉमनली मिस्टेक करते आ रहे हैं। हम इसे पढ़ते हैं पिरामिड या पैरामिड। ना ये पिरामिड है ना ये पैरामिड है, बल्कि ये पिरामिड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन भी इधर लिखी हुई है। तो आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट मेक दिस मिस्टेक। दिस इज पिरामिड। अब इसके बाद ये हमारे पास 4 डिफरेंट शेप्स थी, इनके हमें वॉल्यूम्स फाइंड करना है। कुछ के फॉर्मूलाए आप चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूलाए हैं जो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्फीयर की, क्योंकि हमें स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्फीयर मौजूद है। तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप स्फीयर की शेप देखें कि स्फीयर किस शेप का होता है। स्फीयर हम सर्कुलर बॉडी को ही कहते हैं, जैसे कि आपके सामने पिक्चर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इसमें कि स्फीयर हम किसी भी सर्कुलर बॉडी को कहते हैं। तो कोई भी सर्कुलर बॉडी हो उसके लिए वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर रेडियस है, पाई यहाँ पर इरेशनल नंबर है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये कंप्लीट इसका फॉर्मूला है, और वी इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम को। इसके बाद अब v एज इट इज आ गया, 4/3 भी एज इट इज आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 जो कि कांस्टेंट है, और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रेडियस या लेंथ की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। r की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 का अब क्यूब निकालेंगे, फिर 3.14 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्यूब निकाला तो 8 आ गया। अब 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 33.49 मीटर क्यूब। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को 3 से डिवाइड करें और जो आंसर आ रहा है उसको 3.14 और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है स्फीयर का। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का। तो क्यूब की शेप आप देख सकते हैं, क्यूब इस शेप का मौजूद है आपके सामने। तो इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्यूब की अगर आप शेप देखें तो इसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। जब सारी साइड्स बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट भी लेंथ के बराबर है, तो जिसकी वजह से B और H की जगह L आ गया। अब जब यहाँ पर 3 L हो गए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमने तीनों को ऐड किया, यहाँ पे 3 1 मौजूद है, तीनों 1 को ऐड किया तो यहाँ पे हो गया क्यूब। तो V इज इक्वल टू L क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। L की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 2 का क्यूब निकाला तो यह आ गया 8 मीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। अब हम करेंगे नेक्स्ट फिगर को देखेंगे। तो नेक्स्ट फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है सिलेंडर की। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला मौजूद है, क्योंकि इनकी शेप्स अलग अलग है, तो जिसकी वजह से इनके वॉल्यूम फाइंड करने के फॉर्मूलाए भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वेयर एच है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पाई उसी तरह जैसे मैंने बताया था, ये क्या है, इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। आर की वैल्यू हमारे पास सवाल में दी हुई है, एच यहाँ पर एल के बराबर है, तो यहाँ पर आप एच भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एल भी लिख सकते हैं।
इसके बाद अब इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू 2 है, एच इक्विवेलेंट टू एल। इसके बाद फिर अब यहाँ पर ये L2 जो है इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर निकालने के बाद हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो V की वैल्यू आ गई वो है 25.12 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है सिलेंडर का। अब हम बात करेंगे पिरामिड की। तो सबसे पहले आप पिरामिड की फिगर देख सकते हैं। पिरामिड जो है ये डिफरेंट फिगर्स में कहलें डिफरेंट शेप्स में मौजूद होता है, तो हर शेप के लिए इसका फॉर्मूला चेंज है, लेकिन मैंने इसका मोस्ट कॉमन फॉर्मूला यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शेप का पिरामिड डिस्कस नहीं हो रहा बल्कि एक कॉमन शेप डिस्कस हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/3 L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी इंटू एच, जैसे कि मैंने कहा हमने ऐसा पिरामिड लिया है जिसमें सारी साइड्स बराबर होंगी, तो सारी साइड्स जब बराबर होंगी तो L 2 है, अब B भी L के बराबर था तो वो भी 2 आ गया, H भी L के बराबर था तो वो भी 2 आ गया। अब 1/3 एज इट इज आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसके बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 और अपॉन में आ गया 3। अब 8 डिवाइड बाई 3 आंसर आ गया 2.66 मीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है पिरामिड का। तो यहाँ पर हमारे पास 4 शेप्स दी हुई थी, हमने 4 डिफरेंट शेप्स के वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, ये भी डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड ही है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर एंड क्यूब। इससे पहले हमने स्फीयर और क्यूब का वॉल्यूम फाइंड किया था, अब हमें कहा जा रहा है कि स्फीयर और क्यूब की डेंसिटी मालूम कीजिए इफ द मास ऑफ वुड इज 1 kg, जबकि वुड का मास दिया हुआ है 1 kg, यानी 1 kg का वुड है जो कि 2 शेप्स में हमारे पास मौजूद है, स्फीयर और क्यूब। तो हमने दोनों शेप्स में इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। आगे लिखा हुआ है इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। आगे हमें ये भी जवाब देना है कि शेप चेंज करने से डेंसिटी पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 का, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका डाटा लेंगे, क्योंकि उसके वॉल्यूम की मदद से हम यहाँ पर डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाला था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप देख सकते हैं यहाँ पर था 33.49। अब इसको मैंने VS से शो किया, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 33.49 मीटर क्यूब आया था। इसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब आया था हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में 8 मीटर क्यूब, तो इसको मैंने VC से शो किया है। आगे मास ऑफ वुड हमारे पास सवाल में दिया हुआ है जिसको हमने M से शो किया और 1 kg था। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर मालूम करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फीयर को मैंने यहाँ पर रो एस से शो किया है। डेंसिटी का सिंबल रो होता है। तो यहाँ पर अब इसका डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्फीयर की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर रो एस लिख रही हूँ और नीचे भी VS। MS नहीं होगा क्योंकि वुड का मास एक ही है, चाहे वो किसी भी शेप में जाए, तो मास चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ M लिखा गया है, लेकिन वॉल्यूम चेंज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे रो एस एज इट इज आ गया, मास हमारे पास 1 kg था वो भी आ गया, वॉल्यूम हमारे पास 33.49 आया था उसको भी पुट कर दिया। अब जब 1 को 33.49 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.0298 kg पर मीटर क्यूब। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप डिवीजन करते हैं तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर में न्यूमरेटर लिखते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है और नीचे वाली बाद में। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से वो पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं और फिर ये लिखते हैं और फिर वो आंसर 33.49 ही लिख देते हैं। तो यहाँ तक ये हमारे पास हो गया स्फीयर के तौर पर, यानी डेंसिटी मालूम की हमने एज अ स्फीयर। अब हम देखेंगे आगे डेंसिटी ऑफ वुड एज क्यूब। अब क्यूब के तौर पे हम मालूम करेंगे तो इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, लेकिन क्योंकि अब क्यूब की बात हो रही थी तो डेंसिटी रो C हो गई और वॉल्यूम VC हो गया। इसके बाद अब रो C एज इट इज आगे हमें मालूम करना है। मास हमारे पास 1 kg था, वॉल्यूम हमने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया जो कि 8 आया था। अब 1 को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो रो C आ जाएगा 0.125 kg पर मीटर क्यूब।
ये हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट की यानी क्यूब की भी और स्फेयर की भी डेंसिटीज मालूम हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू चेंज इन शेप, तो शेप से इंडिपेंडेंट है डेंसिटी। डेंसिटी कांस्टेंट वैल्यू होती है चाहे वो किसी भी शेप में ऑब्जेक्ट मौजूद हो। लाइक अगर मैं आयरन की बात कर रही हूँ तो आयरन किसी भी शेप में पाया जा रहा है, चाहे वो बॉल की सूरत में, चाहे वो क्यूब की सूरत में, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में मौजूद है तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। तो इसका मतलब डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप। तो जैसे यहाँ पे हमने इसका रीजन लिख दिया, चेंजिंग इन शेप डज नॉट चेंज इट्स मास और वॉल्यूम। इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि मास और वॉल्यूम चेंज नहीं होता शेप चेंज करने से, जिसकी वजह से डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डेंसिटी रिमेन्स द सेम। यहाँ तक ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है अ मेजरिंग सिलेंडर फिगर 1.31। आपके सामने फिगर भी मौजूद है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। इज फिल्ड विथ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर। एक मेजरिंग सिलेंडर है जिसमें 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर मौजूद है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है अ स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज इमर्ज्ड इनटू द सिलेंडर। अब वो जो मेजरिंग सिलेंडर था उसमें 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर मौजूद था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर एक स्टोन इमर्ज कर दिया। स्टोन को जब उसके अंदर डाला गया तो उसका जो मास था वो 20 ग्राम था। आगे लिखा हुआ है सच दैट वाटर लेवल राइजेस अप टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वाटर का लेवल बढ़ गया यानी 500 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आ गया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे ये पूछा जा रहा है, अब ये 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे दी गई हैं। तो इस कंडीशन के लिहाज से कि एक मेजरिंग सिलेंडर था और उसका 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम था, उसके बाद उसमें स्टोन डिप किया गया और उसका वॉल्यूम 800 पर चला गया। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट है इन चारों में से जो बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। डिफरेंस कह रहे हैं कि जो 2 रीडिंग्स हमारे पास आई है 500 और 800, इनका जो डिफरेंस है वो डेंसिटी बता रहा है। तो डेंसिटी तो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है, इस तरह हम प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते विदाउट फार्मूला। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। ये 2 रीडिंग हैं, ये दोनों वॉल्यूम्स हैं। अब पहले जो वाटर का वॉल्यूम था वो 500 पे था, जब स्टोन को अंदर डाला गया तो 800 पे चला गया। तो ये चीज़ मैंने थ्योरी डिस्कस करते हुए पढ़ाई थी कि जितना वॉल्यूम में इंक्रीज होता है वो असल में उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है जो उसके अंदर डाला जाता है। तो इसका मतलब ये जो 300 का इंक्रीमेंट हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये उस स्टोन की वजह से हुआ है जो पानी के अंदर डाला गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद आगे लिखा हुआ है द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। अभी मैंने बताया कि डेंसिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लास्ट वन, द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। जो फाइनल रीडिंग आएगी, फाइनल रीडिंग यानी कि जो हमारे पास 800 क्यूबिक सेंटीमीटर आया है ये वॉल्यूम ऑफ स्टोन बता रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन 800 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं है बल्कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन डिफरेंस है इन दोनों का। तो जिसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट था, बाकी तीनों ऑप्शन गलत थे। अब हम बात करेंगे अपने अगले सवाल। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड है। सवाल हमारे पास दिया हुआ है राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स इन दी फॉलोइंग वैल्यूज। ये कुछ नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला हम देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 980। तो 980 में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है कि इस नंबर में, पूरी फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे कि अगर लास्ट में 0 हो और पॉइंट मौजूद ना हो, यानी राइट साइड पे 0 मौजूद है और कोई पॉइंट लोकेट नहीं कर रहा, मतलब लास्ट में पॉइंट लोकेट कर रहा है, तो अगर लास्ट में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे सिवाय 0 के। तो इसका मतलब फर्स्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद अब सेकंड में आप देख सकते हैं, सेकंड में 916 3 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, लेकिन अब जो 0 लोकेट कर रहा है
वो पॉइंट के बाद लोकेट कर रहा है, तो पॉइंट के बाद अगर राइट साइड पे जीरोज हों तो वो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट सी। अब सी में भी आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जीरोज मौजूद हैं, तो ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाएंगे। तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स यहाँ पर मौजूद है। ये जो बीच में जीरोज आ रहे हैं हम इनको भी काउंट करेंगे क्योंकि अब ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब लास्ट वन, अगर लेफ्ट पर जीरो आ जाए तो लेफ्ट पर जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 नॉन जीरो डिजिट मौजूद है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि स्टार्टिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट व्हेन दे आर ऑन द लेफ्ट साइड। अगर राइट पर आते पॉइंट के बाद जैसे कि सी में थे तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो यहाँ तक ये सिग्निफिकेंट फिगर्स भी एंड हो गए। अब इस चैप्टर की सारी प्रॉब्लम्स, सारे MCQs सॉल्व हो चुके हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द क्वेश्चन, एनी ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस। अब अगली वीडियोज में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर को।